Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 015, that is resource management in education, its definition and importance, and resource management at macro level in the context of a state. आज हम बात करेंगे संसाधन प्रबंधन क्या है, शिक्षा में संसाधन प्रबंधन का महत्व क्या है, एक राज्य के संदर्भ में समष्टि स्तर पर संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं संसाधन प्रबंधन क्या है। संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका इस तरह से मैनेजमेंट करना, इस प्रकार से उसका प्रबंधन करना कि उसका फायदा मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाया जा सके। मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर पाए और उसका फायदा सबको मिल सके। अब देखना है कि हमारे पास क्या क्या साधन होते हैं। तो एक संस्था में जो साधन होते हैं वो सबसे पहले होता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा होता है मनी, तीसरा होता है टेक्निक, चौथा होता है फिजिकल मटेरियल्स, फिर होते हैं टाइम मैनेजमेंट। इस तरह के बहुत सारे संसाधन होते हैं, अलग अलग संसाधन। मुख्य रूप से हम चार पांच की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल एंड मैन पावर रिसोर्स। तो जो भी ये सब रिसोर्सेस है, जो भी चीजें हैं हमारा, इन सबको रिसोर्सेस कहते हैं जिसका उपयोग हम किसी संस्था में करते हैं। अब इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि उसका हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सके, उनका भरपूर फायदा उठा सके। ऐसा नहीं है कि संसाधन रखे हुए हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यर्थ रखा रखा खराब हो जाएगा, या पैसा पड़ा हुआ है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो पड़ा पड़ा पैसा कोई आउटपुट देगा नहीं। तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज हमें सही से करना चाहिए ताकि उसका फायदा मिल सके, और उसका फायदा लगभग सोसाइटी के सबको मिल सके। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर एजुकेशन के दृष्टिकोण से बात करें, उसका फायदा समाज के हर तबके के बच्चे को मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर उसका प्लानिंग करते हैं कि इसका अलॉटमेंट कैसे करेंगे, आवंटन कैसे करेंगे, चीजों को कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे सब में बांटा जाए, या कैसे सबको यूज करने के लिए दिया जाए। फिर उसमें होता है कि इसको देखभाल भी करना जरूरी है। इसको देखभाल कैसे करें, निगरानी कैसे करें कि हमने जो प्लानिंग किया है या हमने जो आवंटन किया उसका सही से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या उसका मिसयूज हो रहा है। इससे होगा क्या, इससे हम ये देख पाएंगे कि हम जिस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, क्या उसको हम पूरा करने के लिए सही रास्ते को चुने हैं, क्या उसमें हमारी कुशलता सही है, या उसमें किसी और प्रकार के परिवर्तन या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और उसका क्या प्रभाव एजुकेशन पर पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन कौन से घटक या कौन कौन से कंपोनेंट है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला घटक है रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन का आवंटन। जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उसका इस प्रकार से अलॉटमेंट करना चाहिए, इस प्रकार से उसको आवंटन करना चाहिए, इस प्रकार से बांटना चाहिए कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उसका सही भरपूर उपयोग हम कर पाए। पॉइंट नंबर 2, शेड्यूलिंग, अनुसूची बनाना। जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, उसकी सूची तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि कोई संसाधन मैनेजमेंट से छूट ना जाए और उसका सही से यूटिलाइजेशन हो सके। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटरिंग, निगरानी या देखभाल। जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है और जिसका हम अलॉटमेंट कर चुके हैं, उस पर हमेशा नजर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके, कोई उसको खराब ना कर दे, कोई बर्बाद ना कर दे, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, सड़ ना जाए, जल ना जाए, उसको सेफ्टी प्रदान किया जाए, सही से रखा जाए। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमाइजेशन, संसाधनों की अनुकूलता। अब सारी बातें हो जाने के बाद देखना है कि जो संसाधन है उसका हम ऑप्टिमाइज यूज कर सके, मैक्सिमम यूज कर सके। वो खराब हो या उसमें डिप्रिसिएशन लगे, उसमें वैल्यू में कमी आए, ह्रास लगे, तो उसका हम सही से यूज नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हमें देखना है कि जितना अवेलेबल है उसका हम भरपूर उपयोग कर सकें और उसका आउटपुट जो है, उसका आउटकम जो है मैक्सिमम निकले। आगे हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में संसाधन प्रबंधन का क्या महत्व है। इसमें पहला पॉइंट है मैक्सिमम लर्निंग आउटकम्स। जो हमारे एजुकेशन के रिसोर्सेस होंगे उसमें होगा टेक्नोलॉजी, उसमें किताबें होंगे, कुशल टीचर्स होंगे, बिल्डिंग होगा, यही सब हमारे रिसोर्सेस होते हैं। लेबोरेटरी होगा, बस होगा, क्लासरूम होगा, प्लेग्राउंड होगा, ये सब हमारे रिसोर्सेस है। अब इन सब चीजों का यूज इतना होना चाहिए उससे स्टूडेंट मैक्सिमम सीख सके। सब चीजों का उपयोग करके सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सीखना या सिखाना है, तो स्टूडेंट सीख सके और उसका रिजल्ट मैक्सिमम आए। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट इक्विटी। इसमें हम इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी का सेंस ये होता है कि समाज में अमीर गरीब छोटे बड़े सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने एक साथ आते हैं स्कूल में। अब वो सारे बच्चों का बौद्धिक शक्ति या क्षमता एक जैसा नहीं होता, तो उन्हें कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उन्हें कुछ सपोर्ट देकर पहले इक्वल किया जाए, उसके बाद सब एक साथ पढ़ाया जाना या सिखाया जाना संभव है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसा होगा जिससे इंग्लिश में कमजोरी होगी समझने में या हिंदी बोलने में कमजोरी होगी, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो अच्छे से हिंदी इंग्लिश बोल पाता है। अब जो स्कूल का टीचिंग स्टाइल है वो या तो हिंदी में होता है या तो इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर बच्चा हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, घरेलू भाषा बोलता है, तो सबसे पहले उसे किसी एक लैंग्वेज को अच्छा से सिखाना पड़ेगा। या तो हिंदी सिखा दे या तो इंग्लिश सिखा दे, उसके उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाए। तो ये बात होती है इक्विटी की। अगर बच्चे को एक साथ हम एडमिशन लेकर पढ़ाना शुरू कर दें और एक बच्चा हिंदी या इंग्लिश समझने में सक्षम है, दूसरा बच्चा घरेलू भाषा बोलता है जो हिंदी इंग्लिश को सही से समझ नहीं पाता, तो पढ़ाने से केवल एक बच्चे को फायदा होगा जो बातों को समझ रहा, दूसरे बच्चे को इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उनमें इक्विटी लानी आवश्यक है, दोनों को पहले बराबर में लाना आवश्यक है, तब जाके हम उसको टीचिंग अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बूस्ट टीचर परफॉर्मेंस। शिक्षक का प्रदर्शन में सुधार। टीचर्स को अपना पढ़ाने का टेक्निक, पढ़ाने का स्टाइल धीरे धीरे सुधारने की आवश्यकता होगी। एक समय था जब टीचर की बात को स्टूडेंट अच्छे से सुनते थे, उसी पर अमल करते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज टीचर से स्टूडेंट काफी तेज निकल जाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बहुत तरह की चीजें उनके पास सीखने के लिए है। इसलिए टीचर्स स्टूडेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते या उसकी बातों को नहीं सुनते या नहीं सुनना चाहते। उसे बस परीक्षा देनी है और रिजल्ट लेना है, एडमिशन लेके परीक्षा देना, रिजल्ट देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना उसे। तो अब टीचर को ऐसा बनना पड़ेगा कि उसे देखकर छात्र जो है मोटिवेट हो। तो अब नॉर्मल टीचर बनकर रहेंगे तो नहीं होगा, उसे हर चीज में एडवांस बनना पड़ेगा, अपने क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, टीचिंग स्टाइल को एडवांस बनाना पड़ेगा, तभी ये काम संभव हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, लेबोरेटरी है, जो भी चीजें हमारे पास है फिजिकली अवेलेबल है, भौतिक ढांचे जो भी है, उनको बेहतर बनाने की आवश्यक है। कक्षाओं को एडवांस बनाया जाए। नॉर्मल क्लासरूम अगर सिंपल घर जैसा दिखेगा तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको कुछ पेंटिंग के द्वारा या कुछ आर्ट के द्वारा इस तरह से डिजाइन किया जाए जो वो ऐसा लगे कि स्टूडेंट वहां पढ़ के सीख सकते हैं। जो लेबोरेटरी होंगे, लेबोरेटरी को इस तरह से रखा जाए सजा कर कि वहां जाने के बाद उसका मन सीखने की ओर अपने आप आकर्षित हो जाए। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अब फिजिकल बुक्स के अलावा डिजिटल मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना जरूरी है या डेवलप करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, इनकरेज इनोवेशन। नवाचार को प्रोत्साहन। नई तकनीक के साथ या स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करके या लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग करके, नेट का उपयोग करके हमें इनोवेशन करना चाहिए। इनोवेशन करना का मतलब होगा नई चीजों को जोड़ना या नई चीजों को स्टूडेंट के सामने रखना ताकि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लेके चीजों को सीखे। पॉइंट नंबर 6, एंश्योर फाइनेंशियल एफिशिएंसी। वित्तीय दक्षता को सुनिश्चित करना। ये सब काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो होता है पैसा या फंड।
अगर फंड नहीं रहेगा तो जो ऊपर में सारी बातें बताई गई सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम अपना फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट को मजबूत बनाए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारा बजट को मजबूत बनाना जरूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट एट मैक्रो लेवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्टेट। राज्य के संदर्भ में समष्टि स्तर पर संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि राज्य की स्थिति क्या है, वहां का जनसंख्या कितना है, वहां पर डेवलपमेंट कितना हो चुका है, वहां इकोनॉमिकली कितना डेवलप एरिया है, वहां के जो स्टूडेंट है वो कितना डेवलप है, चीजों को कितना समझते हैं या कितना अवगत है चीजों से, वहाँ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ नेचुरल स्ट्रक्चर क्या है, और वहाँ कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना पॉसिबल होगा। हर स्टेट में एक जैसा स्थिति नहीं होता, इसलिए हर स्टेट की प्लानिंग भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा उस स्टेट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि हम मैक्रो लेवल पर उसको कैसे उसको मैनेजमेंट कर पाए। इसमें पहला पॉइंट आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन योजना। सबसे पहले देखना है कि टीचिंग के लिए कौन कौन से एचआर हमारे पास अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं, गार्ड्स और सफाई कर्मचारी अवेलेबल है कि नहीं, सब कुछ अवेलेबल होगा तो उसका उस प्रकार से मैनेजमेंट कर दिया जाए कि टीचर सही से पढ़ा सके, काउंसलर सही से काउंसलिंग कर सके, सिक्योरिटी गार्ड अपना काम सही से कर सके, नॉन टीचिंग स्टाफ अपना अपना काम सब अपना अपना करने लगे। तो ये सबसे पहला जरूरी है एचआर का मैनेजमेंट। अगर एक स्कूल में स्टूडेंट है और टीचर ही नहीं है तो वो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा उसका बिना टीचर के। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन। जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो हमारे पास फंड है, उसका इस प्रकार से अलॉटमेंट करना होगा, उसका सब जगह पर थोड़ा थोड़ा उपयोग हो जाए और सारी चीजें एक्टिव हो जाए। अगर एक ही जगह पर हम सारा फंड को लगा देंगे तो बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था यूजलेस पड़ा रहेगा और वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए सब जगह उसका एलोकेशन थोड़ा थोड़ा करना होगा ताकि सभी चीजें चालू रहे और सब काम काम चलता रहे। पॉइंट नंबर 3, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो है हमारे जंगल, वन, नदी, तालाब या खनिज, खेत, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। तो इन सबों का भी एजुकेशन में काफी रोल रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, और अगर इन्वायरमेंटल चेंज आएगा तो एजुकेशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से अचानक से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और 2-4 दिन का अचानक से बहुत डाउन हो जाता है। इससे जो सूक्ष्म जीव है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं तेजी से और अपना काम नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन में पड़ेगा, और जब एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा तो स्टूडेंट ना तो सही से पढ़ पाएंगे, टीचर ना तो पढ़ा पाएंगे, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा वो रुक जाएगा। इसलिए नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संरचनात्मक विकास। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल के क्लासरूम, स्कूल के लेबोरेटरी, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी सब एडवांस होना चाहिए, ताकि आज के हिसाब से बच्चे उसमें रह सके, पढ़ सके, चीजों को समझ सके, उसका फायदा उठा सके। पॉइंट नंबर 5, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। हर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए वहां के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसी या रूल्स बनाने पड़ते हैं। देखना ये होता है कि वहाँ कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग उसका रूल्स और या पॉलिसी बनती है, और उसका गवर्नेंस करना जरूरी है, उस पर देखभाल करना या शासन करना जरूरी है, ताकि बर्बाद ना हो जाए इस चीजें। तो डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह की चीजें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की पॉलिसी बनेगी और उस तरह का शासन व्यवस्था बनेगा। पॉइंट नंबर 6, क्रिसिस एंड कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, संकट और आकस्मिक योजना।
ऐसी बात नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी क्राइसिस या संकट ना आए या इमरजेंसी का केस ना हो। हर किसी के पास ऐसा आ सकता है, एक संभावना है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसे लेकर चलना पड़ता है। ये किसी रूप में आ सकता है, चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे पैसे का संकट आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से जूझने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति कहीं भी आ सकती है, उसके लिए हम तैयार रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।